Welcome to my YouTube channel. Today's topic is distribution. So what is distribution? Distribution को ही बोलते हैं फैलाव। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ का क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना या फैलाव होना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार जब once the drug is reaches to the blood stream, it get distributed to the another tissue that is initially had no drugs. The drugs can be flow to concentration gradients being direction to the plasma to the tissue. That means इसका मतलब ये है कि एक बार जो ड्रग, जैसे कि हम लोग ओरल रूट से ड्रग को क्या कर लिए, बॉडी के अंदर इनटेक कर लिए, तो ये ड्रग एक बार बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, सीधे कहाँ जाएगा? एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन जैसे कि हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में देखे थे, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है हमारे ब्लड में या खून में या रक्त में, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ये क्यों चला जाता है? क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय में हमारे ब्लड के पास ड्रग का अमाउंट ज़ीरो होता है। मतलब इनिशियल स्टेज में जीरो की स्थिति में, या जब हम लोग हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग नहीं रहता है, तो हम लोग ओरली या ड्रग लेंगे, या तो किसी भी रूट से, किसी ओरल रूट या पेरेंट्रल रूट या तो फिर नेजल रूट या रेक्टल रूट या किसी भी रूट से जब हम लोग ड्रग को लेंगे बॉडी के अंदर, तो वो एब्जॉर्ब या अवशोषित होने के बाद सीधे कहाँ चले जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और ब्लड स्ट्रीम में उस समय में हमारा जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियली क्या होता है? ज़ीरो होता है, मतलब नेलिजेबल होता है, मतलब ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ड्रग जहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में गया। तो एब्जॉर्प्शन के साइड में ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में तो चला गया ब्लड, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड के अंदर अब क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। ये जो ड्रग्स है या ये जो मेडिकेशंस है वो क्या करने लगेगा? ब्लड के अंदर फ्लो करने लगेगा। तो ये ब्लड के अंदर क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। ब्लड के किस कंपोनेंट से बाउंड होगा? ये मोस्टली प्लाज्मा कंपोनेंट से। प्लाज्मा कंपोनेंट, और प्लाज्मा में दो प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, एल्बुमिन प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये दो प्लाज्मा प्रोटीन कंपोनेंट से जितने भी हमारे ड्रग्स हैं या केमिकल्स हैं दैट आर बाइंड टू दिस। यहाँ से होता क्या है, जब ड्रग प्लाज्मा से बाइंड होके हमारी होल ओवर द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? फैलते जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर, ये अगर मान लो ब्लड का पोर्शन है, तो इस ब्लड के पोर्शन के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा? हायर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। और हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, ये मान लो ये टिश्यू है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमारे टिश्यू के अंदर उस इनिशियल स्टेज में क्या है? हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है? ज़ीरो है। तो इस कंडीशन पे होता क्या है? प्लाज्मा जो ब्लड कंपोनेंट है जिसमें ड्रग कंटेनिंग है, जिसमें कंसंट्रेशन ड्रग का क्या है? ज़्यादा है, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा? ये प्रवाहित होगा। तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा, मतलब हमारे प्लाज्मा कंपोनेंट से हमारे टिश्यू या सेल कंपोनेंट तक का क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर है रेट मतलब दर, मतलब हमारे उस साइट ऑफ टिश्यू से, ये जो साइट ऑफ टिश्यू है जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम जा रहा है जिसमें ड्रग है, वहाँ से गुजरने वाले ब्लड की रेट क्या है, मतलब उसकी दर क्या है, फ्लो होने की दर क्या है वो। और दूसरा है एक्सटेंट, उसकी गति, ठीक है। दर और गति मतलब कितनी मात्रा वहाँ से फ्लो कर रही है और कितनी गति से कर रही है। मतलब ये है कि इसके अंदर अगर मान लो मैं बोल दूँ ये प्लाज्मा कंपोनेंट है, इसके अंदर 500 mg ड्रग था, वो किसी टिश्यू के पास गया, ठीक है, तो उसके दर मतलब यहाँ से 500 mg से यहाँ जाने की दर
और उसकी गति कितने मिनट में या कितने समय में जा रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, प्रभावित करता है, या ये दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होता है, ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है ऑयल में सॉल्युबिलिटी, मतलब वसा में घुलने की क्षमता। दूसरा है आयोनाइजेशन, आयन बनाने की क्षमता। और तीसरा है बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। ये तीन ऐसे कारक हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब लिपिड में घुलने की दर किसकी, ड्रग की या हमारे ड्रग की, लिपिड में घुलने की दर। दूसरा आयोनाइजेशन, हमारे ड्रग का या केमिकल कंपोनेंट का आयोनाइज होने का पैटर्न। और तीसरा है बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, मतलब हमारे जो ड्रग हैं उसका बाइंड करने की क्षमता या चिपकने की क्षमता किससे, प्लाज्मा से और टिश्यू प्रोटीन से बंध जाने की क्षमता। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है पीएच एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। These three are the factor which affects the distribution, that are influence the distribution। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग के फैलाव हैं या ड्रग का जो फैलना है उसकी दर और गति को प्रभावित करने वाले ये तीन मेजर कारक हैं, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन और बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं जो कि है पीएच एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सेल है, ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट और ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट। सो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट अलग है और सेल का बाहर का इन्वायरमेंट अलग है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच होता है, इंट्रा सेलुलर पीएच कितना होगा 7.0 और एक्स्ट्रा सेलुलर का 7.4। मतलब देयर इज एन लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर और सेल के बाहर के पीएच मान में, दोनों में क्या होता है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत क्या रहता है, अंतर रहता है। ये जो कारक है वो थोड़ा बहुत क्या चीज़ को प्रभावित करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, जो कि ये जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सेकेंड है प्रोटीन बाइंडिंग। सेकेंड है प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब प्रोटीन से बंध बनाने की क्षमता हमारे ड्रग की। प्रोटीन बाइंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे किसके लिए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर दैट ड्रग के फैलाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट शो करता है जिसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन। और इसके अलावा जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करता है, हमारे ड्रग को कभी कभी इनएक्टिवेट भी कर देता है। अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे प्रभावित करता है। ड्रग इंटरेक्शन कैसे कॉज करवाता है, जब हमारा ड्रग ब्लड कंपोनेंट में जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद ये ब्लड कंपोनेंट में गया, ब्लड के प्लाज्मा के साथ बाइंड हो गया, तो हमारे ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है। क्या होता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ, मतलब प्लाज्मा में रहने का समय, प्लाज्मा में रहने का समय, उसके बंधे रहने का समय होता है। अगर मान लो हम लोग क्या किए कि प्लाज्मा हाफ लाइफ उसका कितना है, 6 आवर है, ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ कितना है, 6 आवर है, मतलब आधा जो ड्रग है वो 6 घंटे के अंदर, जितना हम लोग लिए, अगर मान लो 500 mg लिए तो 500 mg का आधा ड्रग कितने घंटे में, 6 घंटे के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये 6 घंटे नहीं हुए हैं और हम लोग सेम मेडिकेशन को फिर से ले लेते हैं, तो होता क्या है,
टिश्यू बाइंडिंग, टिश्यू के साथ मतलब जो ड्रग का प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग है उसके वजह से क्या होता है, देयर इज इन चांसेस ऑफ ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग और ड्रग का इंटरेक्शन होने का चांसेस रहता है। या तो वो दो एक ही कैटेगरी के ड्रग, या दो एक ही टाइप के ड्रग, या दो एक ड्रग का ही, या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ड्रग का इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ कार्य करके उसके कार्य को अल्टर करना, चेंज करना, अपनी एक्टिविटी को चेंज कर देना, ये हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करता है, हमारे ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब क्या है, वो अपने साथ ड्रग को बाइंड कर लेगा, और जो ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड रहते हैं वो बाइंड होने की वजह से, टाइटली बाइंड होने की वजह से जिस टिश्यू या सेल के पास उस ड्रग की जरूरत है वहां पर क्या नहीं हो पाता, पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सीधे सीधे मेटाबोलाइज होने के लिए चला जाता है, और मेटाबोलाइज होने के बाद ड्रग इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन बाइंडिंग भी हमारे ड्रग के उस डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो है तीसरा रीजन है या तीसरा कारक है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग का मतलब है हमारे ड्रग के साथ, जो ड्रग प्लाज्मा के साथ बंधा हुआ था, अब वो प्लाज्मा को, ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा से छोड़ के कहाँ दे दिया गया, टिश्यू में दे दिया गया, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ टिश्यू में चला गया ये ड्रग, और टिश्यू के साथ इस ड्रग की बंध बनाने की क्षमता, अगर मान लो इसकी एफिनिटी इस टिश्यू के साथ बहुत ज़्यादा हुई तो क्या करेगा, कुछ जो ऐसे ड्रग्स रहते हैं कि जैसे सर्टेन ड्रग्स दैट आर बाउंड टू द पार्टिकुलर टिश्यू, दिस लीड्स टू द लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग। कुछ ऐसा होता है कि कई ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो स्पेसिफिक उसी टिश्यू में, किसी स्पेसिफाइड टिश्यू में, जैसे कि हमारे नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है, नर्वस टिश्यू हो गया, या तो फिर हाइलिन कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेजिनस टिश्यू हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होता है। तो कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जाके क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और ये बाइंड होने के बाद यहाँ से ये हाईली बाउंडेबल होता है। तो हाईली बाउंड होने की वजह से अगर मान लो ड्रग का इफेक्ट हम लोग को किसी दूसरे एरिया में भी चाहिए, और वहाँ पे वो टिश्यू डिफरेंट टाइप का, जैसे मैं बोला हाइलिन कार्टिलेज टाइप का टिश्यू है, वहाँ पे अगर मान लो हमारी जिस बॉडी में जैसा एक्शन चाहिए उस ड्रग का, वो दूसरे टिश्यू में, दूसरे ऑर्गन में वो टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, और वो ड्रग जाके लोकलाइज उसी टिश्यू में बाइंड हो जाता है, तो ये हमको अपना इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। सो ओवरऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है।